अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 18 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि अदम एतमाद का हंगामा बरपा है तो लिहाजा हर बात को अदम एतमाद की तहरीक के तनाजुर में ही देखा जाता है आजकल। तो मैं अपनी बात की इब्तदा करूँगा 2013 के इलेक्शन से जस्ट पहले की बात कि जब मैंने इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर पहली बार पसंद करना शुरू किया। तो मैं मीडिया में उस वक्त एक्टिवली जॉब कर रहा था और जब मैं एक दिन शाम को घर आया तो मैंने देखा कि सामने टीवी पे इमरान खान साहब का हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू चल रहा है। वो 1-on-1 इंटरव्यू था। तो हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि खान साहब, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपका दावा ये है कि 90 दिन में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। तो खान साहब ने एकदम बड़ी हैरत से कहा कि हामिद मीर, तुम 90 दिन की बात कर रहे हो? 90 तो बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। मेरी अगर हुकूमत आ गई तो करप्शन का ख़ात्मा एक दिन में हो जाएगा। मैं हंसा और मैंने सोचा कि खान साहब किस तरह एक ख्याली पुलाव पकाते हैं। पूरा आवे का आवा चट है। करप्शन सरतान की तरह इस माशरे की रगों में और जड़ों में बैठी हुई है। तो ये खान साहब कैसे कह रहे हैं कि एक दिन में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा? हामिद मीर ने भी हंस के यही सवाल किया और वो मज़े का खेज़ हंसी थी और हंस के यही सवाल किया कि खान साहब, करप्शन तो सरतान की तरह इस मुल्क में सरायत की हुई है। उसकी जड़ें जो है वो बहुत नीचे तक गहरी हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि एक दिन में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा? तो खान साहब ने काउंटर क्वेश्चन किया कि हामिद मीर, क्या तुम ये समझते हो कि ये जो पुलिस वाला सड़क पे खड़े होकर किसी से 150 रुपये ले लेता है, या एक पटवारी जो है वो एक फ़र्द जारी करने के लिए 500 रुपये किसी से ले लेता है, या एक तहसीलदार इंतकाल दर्ज करने के लिए कोई 5-10 हज़ार रुपये किसी से ले लेता है, तो ये इसको तुम समझते हो कि ये करप्शन है? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, ये करप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो मजबूरी के तहत लोग अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, क्योंकि रियासत उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाती और उनकी तनख्वाहें इतनी मामूली हैं कि वो किसी सूरत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तो ये चाय पानी की के रिवाज के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता माशरे में सरायत कर गया। लेकिन जो असल करप्शन होती है माशरे में, एक मुल्क में, वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना करते हैं कि उनका एक एक फ़ैसला जो है वो अरबों खरबों रुपए इधर और अरबों खरबों रुपए उधर कर देता है। आप यकीन कीजिए कि मेरे जहन में ये बात नक्श हो गई और मैंने पहली बार इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे पसंद करना शुरू किया कि ये एक विजनरी लीडर हैं और इन्होंने बहुत दुरुस्त बात कही। इसकी मिसाल मैं मुख्तसरन आपको ये देता जाऊँ कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुराद सईद साहब ने अभी पिछले महीनों में ऐलान किया कि जो सड़कें नवाज़ शरीफ साहब के दौर में पर किलोमीटर 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बन रही थी, वो आज के दौर में हम 17 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर बना रहे हैं। यानी इससे अंदाज़ा लगाइए कि 20 करोड़ रुपया एक किलोमीटर के हिसाब से, सैकड़ों किलोमीटर मोटरवेज़ बने हैं इस मुल्क में, तो 20 करोड़ रुपया फ़ी किलोमीटर के हिसाब से पैसे अगर मारे गए हैं, ऐंठे गए हैं, तो वो करप्शन किस कदर बड़ी करप्शन होती है। जबकि हम ज़ाती तौर पे माशरे में ये समझते हैं कि जो मामूली माशरती करप्शन है, 200-500 हज़ार रुपया किसी का ले लेना किसी फ़ाइल को पहिए लगाने के लिए, ये करप्शन है। ये बेचारे निचले तबके के जो मुलाजमीन हैं वो तो अपने अखराजात को पूरे करने के लिए, क्योंकि उनकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 है, उन्होंने घर का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है। मजबूरन जब वो किसी सरकारी जॉब में आते हैं तो उस मजबूरी का जो सिखाने वाले हैं वो फ़ायदा उठा के उनको थोड़ा थोड़ा तरगीब देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इसके आदी हो जाते हैं। तो ये करप्शन तभी ख़त्म हो सकती है जब ऊपर की सतह पे करप्शन ख़त्म हो जाए और लोगों को रियासत जो है वो एक फ़लाही रियासत हो और लोगों को सहूलियात रियासत बहम पहुँचाए और सरकारी मुलाजमीन का इस कदर ख्याल रखा जाए कि वो करप्शन, ये छोटी मोटी करप्शन में मुलव्वस ना हो। तो ख़ान साहब को मैंने तब पहली बार सुनना शुरू किया और जब मैं उनको सुनता गया तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया, जितना कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की मैं समझता था, जानता था, मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने किसी को मुंह नहीं लगाना, यानी किसी की धौंस और धांधली में नहीं आना और किसी की तरगीब में भी नहीं आना। ये एक मर्द दरवेश है और फिर मैंने ज़ाहिर है अगर पसंद करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया उनको।
तो मुझे ये अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की लास्ट चॉइस हो सकते हैं, फ़र्स्ट चॉइस कभी भी नहीं हो सकते। यानी अगर कभी इमरान खान साहब इनाने इक़्तिदार तक पहुँचे तो वो तभी मुमकिन होगा जब मुल्क के हालात इस नहज पर पहुँच जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चारा ना हो तो वो इक़्तिदार तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ वो इक़्तिदार तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास 1000 रास्ते हैं इस सिस्टम में। इस तरह के लूप होल्स छोड़े गए हैं और जान के ये लैकुनाज कानून में और प्रोसीजर्स में छोड़े गए हैं कि वो जिसको चाहते हैं उसको इक़्तिदार तक लाते हैं और बाकी लोगों का रास्ता वो बड़ी आसानी से इस बदतरीन निज़ाम में रोक सकते हैं। तो वो लाते किसको थे उस वक्त तक? वो किसको लाते थे? उनको लाते थे जो उनकी बात को आराम से सुन ले और जैसे वो कहें वैसे मतलब मामला चलता रहे। और एस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद ही ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि सिवाय उनके कोई मुहिब वतन नहीं है और उनसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं है, और वही समझते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। और वो मुल्क की रियासत की जो इज्तमाही दानिश है, अवाम की जो इज्तमाही दानिश है, उसका तमाशा और उसका मजाक उड़ाते रहे हमेशा। लोगों को मतलब एक फेयर इंतखाब ना होने की सूरत में इन लोगों को उनका हक इंतखाब कभी नहीं दिया गया। ये प्लूटोक्रेटिक सिस्टम है जो यहाँ पर पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पर अपनाया गया है, और इसीलिए अपनाया गया है कि उन्हीं के कारिंदे जो हैं वो ख़ुद किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि यहाँ पर उनके लोकल कारिंदे काम करते रहें, और लोकल कारिंदों को वो कभी आगे ले आते हैं, कभी दूसरे कारिंदे को आगे ले आते हैं, और उनकी बज़ाहिर झगड़ा चलता रहता है और उनका निज़ाम भी चलता रहता है। जरदारी साहब के दौर में जो एक बदतरीन हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, एक बार एक ऑफ़िसर से जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, एक दफ़ा मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उस हुकूमत के बारे में कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये इस कदर मायूस हो चुकी है कौम, फिर भी आप इस हुकूमत। तो उन्होंने कहा क्या हुआ इस हुकूमत को? बड़ी हैरत से मुझे कहा कि क्या हुआ इस हुकूमत को? मैंने कहा आपको नज़र नहीं आता कि इस हुकूमत को क्या हुआ है और ये हुकूमत मुल्क को कहाँ किस नहज पे लेके जा रही है? उनके तो बेहतरीन हुकूमत है। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये तो जनाब बहुत, उन्होंने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो बहुत बेहतरीन हुकूमत है, इसको तो हम कान से जिधर चाहें पकड़ के खड़ा कर दें ये उधर खड़े हो जाते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये होती है कि वो लोग आएँ जिनको वो कान से पकड़ के जिधर चाहें खड़ा कर दें तो वो उधर खड़े रहें। अब बदकिस्मती है, ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे ये सारी बातें करने का मकसद, मैं डायरेक्टली परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू पे आ जाता हूँ जो उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ हालिया दिनों में दिए हैं, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट को मैं हैरान हूँ। यानी जो लोग ये दावा करते हैं, दावा रखते हैं कि जनाब मुल्क में उनसे ज़्यादा तो किसी को समझ बूझ है ही नहीं, फ़हम है ही नहीं, और मुल्क को सिर्फ वो चला सकते हैं, उन्होंने किस कदर नाअहल सियासी तर्जुमान अपने रखे हुए हैं कि वो किसी पर्दे में, किसी गिलाफ में लपेट भी नहीं सकते किसी बात को, और इस तरह बरमला कह देते हैं कि जो लोगों को बहुत आसानी से बात समझ आ जाती है। मैं मुख्तसरन सिर्फ एक सवाल के ऊपर बात करूंगा जो परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें उन्होंने बड़े आराम से मतलब ये बावर कराने की कोशिश की कि जी वो खान साहब चूँकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे, और देखें उन्होंने मिसाल दी कि देखें वो कियानी साहब ने 1 साल की एक्सटेंशन मांगी थी जरदारी साहब ने, और जरदारी साहब ने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। तो कमाल है। यानी आपको अगर भाई एक्सटेंशन चाहिए तो आप वैसे खान साहब से बैठ के बात कर लें, और आपको क्यों एक्सटेंशन चाहिए? क्या पूरी फ़ौज में आपके अलावा और कोई दीगर अफसरान नहीं हैं जो फ़ौज को संभाल सकें या उसकी कमान कर सकें? आप जैसे क्या बहुत सारे लोग पहले आए और पहले चले गए, तो क्या अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं उनकी कमान में कोई फ़र्क आया या उनके प्रोफेशनलिज्म में कोई फ़र्क आया? तो ये आपके सियासी कारिंदे जो हैं इस तरह की बातें क्यों करते फिर रहे हैं? यानी हम ये समझना चाहते हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात समझना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सटेंशन नहीं चाहिए और ये सारा हंगामा एक बिल्कुल नॉर्मल सियासी हंगामा है, तो ये परवेज़ इलाही साहब क्या बातें कर रहे हैं? मतलब मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से इस बात को समझना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे ये बात कही कि जो है देखें वो ISI चीफ़ की तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बात की, उन्होंने पेशावर का जिक्र भी किया, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी उन्होंने दर पर्दा और बिटवीन द लाइंस सारी बातें की। तो ये क्यों की? अब मेरा आपसे
एक सवाल है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से ये सवाल है, बिल्कुल वाज़े दो हरफी दो टोक सवाल है कि आप मुझे बताएं कि जब नवाज़ शरीफ साहब का पनामा केस चल रहा था और JIT बनी थी और उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आने लगी थी, तो जो चंद मिलिट्री के साबका अफसरान, जर्नल, ब्रिगेडियर्स TV पे दिफाई तज्ज़िया निगार की हैसियत से आते हैं, दिफाई तज्ज़िया कार की हैसियत से आते हैं और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं मुल्की मामलात के ऊपर, तो उनके तज्ज़िये से जब नून लीग को तकलीफ़ हुई और उन्होंने तनकीद करना शुरू की, तो बड़े आराम से DGI SPR साहब ने आके पूरा प्रेस बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे बरीयत का ऐलान किया कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो साबिक़ फ़ौजी हैं ये अगर वहाँ जाएँ तो वो एक तज्ज़िया कार के तौर पे जाएँ, नॉर्मल तज्ज़िया कार के तौर पे जाएँ, ये दिफाई तज्ज़िया कार, ये हमारे तर्जुमान नहीं है, यानी आपको वजाहत पेश करनी पड़ी। उस वक्त जबकि सारी चीज़ें आया थीं, करप्शन आया थी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फ़ैसला कर चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस उस पर वाज़े फ़ैसला कर 2 जजेस वाज़े फ़ैसला कर चुके थे और 3 जजेस का फ़ैसला उस पर JIT बना दी थी उन्होंने और फिर बाद में मुकम्मल फ़ैसला आना था। तो उस वक्त आपको उन जर्नलों से या उन ब्रिगेडियर से या उन मिलिट्री ऑफिशल्स से जो रिटायर्ड थे और TV पे आके तबसरा किया करते थे, आपको उनसे प्रॉब्लम था और आपने आके उसकी वजाहत पेश की। तो मेरे अब इस वीडियो के आखिर में मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर 3 जो हमारी डीप स्टेट है, जो एक्चुअली हमारी मुक़्तदिरा है, जो मतलब है पर्दों के पीछे बैठ के इक़्तिदार में सारी डोरियां हिलाती है, उनसे 3 सवालात हैं और ये पाकिस्तानी कौम के सवालात हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से पहले मेरा मुतालबा है कि जैसे आपने उन दिफाई तज्ज़िया निगारों से बरीयत का ऐलान किया था कि जनाब ये फ़ौज का बयानिया नहीं है या ये फ़ौज की तरफ से नहीं है बल्कि ये लोग रिटायर हो चुके हैं, ये अपनी ज़ाती हैसियत में जो तज्ज़िया और तबसरा करते हैं वो करते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और बड़ी सख्ती के साथ आपने उसको रगेब दिया था। और आज तक वो जब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, अभी परसों तरसों भी मैं जनरल एजाज अवान साहब को सुन रहा था तो वो मतलब बात करने से पहले हमेशा ये कह देते हैं कि जनाब ये मेरी ज़ाती राय है, ये इदारे की राय नहीं है। तो ऐसे ही आप अब आके ज़रा तशरीफ़ लाएं और आके बताएं कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब ने जो एक्सटेंशन की बात की है ना, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, और ज़रा ऐलान कर देना कि हमें एक्सटेंशन चाहिए ही नहीं। नवंबर में या अक्टूबर में जब भी टाइम ख़त्म हो रहा है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर हो जाएंगे तो नीचे कमान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े आराम से इस मिलिट्री को कमान कर सकते हैं। अगर आपका एक्सटेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस सारे जो ये हंगामा बरपा है, अगर इसका एक्सटेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, या वो मतलब जिसके कहने पे खामोश हैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये बताइए कि जो मंडी लगी हुई है जिसमें ये घोड़े गधे खच्चर ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये करोड़ों रुपया जो आ रहा है और लग रहा है, अगर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार को तब्दील किया जाएगा और रिजीम चेंज की पॉलिसी इसी तरह रहेगी और आप आंखें बंद किए रखेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं? इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट में वो कौन से लोकल कारिंदे हैं जिनके कहने पे आप ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? तीसरा सवाल, मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि कौम आपको इसलिए नहीं पाल रही कि जब वो किसी शायर ने कहा था कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? तो कौम आपको इसलिए नहीं पाल रही, इतने बड़े बड़े इदारों को इसलिए नहीं पाल रही कि जब कौम के मफाद की बात आएगी तो आप आंखें बंद किए रखेंगे और गमाश्ते बने रहेंगे। तीसरा सवाल मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। आप पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम 10 आपने बंद करके रखा हुआ है, जो JIT की रिपोर्ट का नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो वॉल्यूम 10 वो किस लिए रखा हुआ है? उसके कागज़ों पे आपने दाल मूंग रख के खानी है?
क्यों बंद किया हुआ। यानी हमें जब वो हंगामा बरपा था तो हमें दरे पर्दा ये बातें बताई गई कि जनाब वो शुगर मिल से जो है ना इंडिया के लोग निकले और जनाब फलां होता रहा और ये होता रहा और पता नहीं कौन कौन से मुल्की राजों को और पता नहीं कौन सी मुल्क की सिक्योरिटी को खदशात थे। और वॉल्यूम 10 को तो उनके वकील साहब ने देखते ही कहा कि नहीं जी इसको ना खोलें, बस जो आपने करना है वैसे कर दें। और आपके जो साबिक चीफ जस्टिस हैं खोसा साहब उस वक़्त उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जज थे, उन्होंने तो मतलब है उसकी इब्तदाई गॉडफादर के नावल जो गॉडफादर नावल है उसके अल्फाज से की थी कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ ए क्राइम। तो ये सब मतलब है लोकल कंजम्पशन के लिए आप करते हैं कि इस तरह के फ़ैसले देते हैं और हीरो बन जाते हैं, और जब मौका आता है तो आप खामोशी इख्तियार किए रखते हैं जैसे आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई गैर मामूली हालात हैं। तो आप सब लोगों की खामोशी को पाकिस्तानी कौम देख रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इस पर आपसे सवाल करने का हक रखती है और सवाल करती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।